ड्रामा की स्टार्टिंग होती है एक शादी से, जहां मेल लीड एडवर्ड और विक्टोरिया की शादी हो रही होती है और फीमेल लीड डेजी विक्टोरिया की फ्रेंड होती है। लेकिन वेडिंग पार्टी में एडवर्ड नहीं आता है क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं होता और उसकी और विक्टोरिया की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। उसके बाद विक्टोरिया पार्टी में डेजी से कहती है कि आज मेरी शादी है तो मैं जल्दी से नशे में नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी जगह ड्रिंक पी लो। तो फिर डेजी उस ड्रिंक को पी लेती है। उसके बाद एडवर्ड को उसका असिस्टेंट वेडिंग नाइट के लिए उसकी वाइफ का रूम नंबर बताता है जो कि 4 और 6 होता है और बोलता है कि 4 और 9 में मत जाना क्योंकि वह ब्राइड्समेड का रूम होगा। एडवर्ड ने विक्टोरिया को कभी नहीं देखा होता और होटल रूम में 406 उल्टा हो जाता है जिससे वह 409 लगने लगता है और दोनों कमरों में 409 लिखा होता है। तभी एडवर्ड इस कन्फ्यूजन में गलती से विक्टोरिया के बजाय डेजी के कमरे में चला जाता है जो कि ड्रिंक पीने की वजह से नशे की हालत में होती है और वह सो रखी होती है। एडवर्ड जैसे ही वहां जाता है तो डेजी उसके ऊपर अपना सिर रख देती है बिना किसी होश में। तभी एडवर्ड को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है जिसकी वजह से वह सोचता है कि वह उसकी वाइफ है। उसके बाद एडवर्ड डेजी को किस करने लगता है और डेजी को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वह नशे की हालत में होती है। उसके बाद एडवर्ड उसे छूने लगता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया एडवर्ड का पूरी रात इंतज़ार करती है कि वह कब आएगा और उसके साथ वेडिंग नाइट मनाएगा। लेकिन सुबह जैसे ही डेजी उठती है वह एडवर्ड के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम कौन हो। तो एडवर्ड बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, ऐसे क्यों बोल रही हो। तो फिर डेजी बोलती है कि मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ, मैं ब्राइड्समेड हूँ और मैं अपनी फ्रेंड विक्टोरिया की शादी में आई थी। तभी वहाँ पर विक्टोरिया बाहर से चिल्लाने लगती है और कमरे के अंदर आ जाती है और देखती है कि एडवर्ड और डेजी साथ में हैं। तो वह डेजी को गालियां देने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ रात मनाई जानबूझकर, जबकि तुम्हें पता भी था कि वह मेरा हस्बैंड है। तभी डेजी उसको काफ़ी समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वह बहुत रोक कर बोलती है, लेकिन विक्टोरिया नहीं समझती। विक्टोरिया को एडवर्ड बोलता है कि यह सब एक एक्सीडेंट था, वह भी विक्टिम है, तुम उसे क्यों डांट रही हो। और तभी असिस्टेंट भी बोलता है कि मैंने उन्हें जो नंबर बताया था वह उल्टा हो गया और शायद वह गलत रूम में आ गए। विक्टोरिया एडवर्ड के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतज़ार करती गई और तुम यहाँ किसी और के साथ हो। मैं बाहर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। ना तो तुम पार्टी में आए और ना मुझसे तुम कभी मिले। शादी के दिन तक तुम पार्टी में नहीं आए और सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। तभी एडवर्ड बोलता है कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तभी विक्टोरिया सारा का सारा ब्लेम डेजी के ऊपर लगाने लगती है और बोलती है कि जो कुछ भी हो यह भी पक्का डेजी की ही चाल रही होगी। यह एक नंबर की गरीब लड़की है जिसे बस पैसों से मतलब है और इसने मेरे रिच हस्बैंड को देखकर ऐसा किया। डेजी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और एडवर्ड उसकी हालत देखकर समझ जाता है तो वह विक्टोरिया को हैंडल करने की कोशिश करता है। वह उसे बोलता है कि तुम्हारी स्मिथ फैमिली जो भी मुझसे प्रोजेक्ट लेना चाहती थी मैं उन्हें दे दूंगा, अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर विक्टोरिया वहाँ से डेजी को गालियाँ देकर चली जाती है। तभी एडवर्ड डेजी को बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी नहीं पता था और तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो। फिर वह एक एक करके बोलता है कि तुम्हें क्या इतने पैसे चाहिए, लेकिन जब डेजी कुछ नहीं बोलती तो वह उसको ब्लैंक चेक दे देता है। लेकिन फिर डेजी उसके ऊपर ही वह फेंक देती है और बोलती है कि तुम्हारे पैसे किसको चाहिए, तुमने सब बर्बाद कर दिया। और फिर वह वहाँ से जाने लगती है। वह तैयार होते हुए सोचती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम डेनियल है और मैं डेनियल के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हुई और मैंने पहली बार किसी और के ही पति के साथ इंटीमेट हो गई। और फिर यह सोचकर वह रोने लगती है और वह यह चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तभी वह जब जा रही होती है तभी उसे विक्टोरिया रोकती है और बोलती है कि तुम किधर जा रही हो। फिर डेजी बोलती है कि देखो तुम मेरी दोस्त हो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, उल्टा मेरे साथ भी बहुत बुरा हो गया है। लेकिन विक्टोरिया उसकी बात सुनती ही नहीं है और उसे एक चांटा मार के बोलती है कि यहाँ से चली जाओ। उसके बाद डेजी वहाँ से जाने लगती है और तभी एडवर्ड अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या वह चली गई, तो वह बोलता है कि हाँ। तो फिर एडवर्ड पूछता है कि क्या उसने मुझे कुछ बोला, तो असिस्टेंट बताता है कि नहीं, उन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद डेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड डेनियल उसे बहुत प्यार करता था और उसको उसने कभी भी छूने की कोशिश नहीं की जैसे कि डेजी को पसंद था और वह उसको बहुत अच्छा मानता था।
लेकिन डेज़ी यह सोचकर ही रोने लगती है कि मैं उसे यह सब कैसे बताऊंगी कि उसने ही मुझे आज तक कभी टच नहीं किया और किसी स्ट्रेंजर ने उससे पहले उसी टच कर लिया है। डेज़ी जाते ही डैनियल के गले लगकर रोने लगती है और वह कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी याद आई कि तुम रोने लग गई हो। और उसने डेज़ी के लिए नाश्ता बनाया हुआ होता है जिसे वह टेबल पर लगा रहा होता है। तभी डेज़ी अपने मम्मी पापा की फोटो को देखकर बोलती है कि आखिर यह सब क्यों हो गया, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। काश आप लोग होते तो मैं आज आप लोगों को कुछ तो बता पाती। उसके बाद डेज़ी अपनी कंपनी में काम करने जाती है जहां वह एक एम्प्लॉय होती है और वहां जाकर जब वह लिफ्ट लेती है तो वह देखती है कि उसके अंदर तो एडवर्ड खड़ा है, तो वह उस लिफ्ट को नहीं लेती। और फिर जब वह अपना काम कर रही होती है तो उसे बोल दिया जाता है कि अपने मैनेजर को अपने डिज़ाइंस दिखा दो, तो वह उन्हीं को दिखाने जा रही होती है। लेकिन तभी जैसे ही वह अंदर जाती है वह देखती है कि मैनेजर के साथ वहां पर चेयरमैन बैठे हुए। और फिर जैसे ही एडवर्ड उसको देखता है तो उसके हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है, जिसकी वजह से डेज़ी का मैनेजर उसे बोलता है कि तुम वहां पर क्यों खड़ी हो, देख नहीं रही कि सर के कपड़ों में कॉफ़ी गिर गई, जल्दी से नैपकिन दो। तब वह जाकर नैपकिन देती है और फिर वह मैनेजर को बोलती है कि मैं आपके पास काम लेकर आई थी दिखाने के लिए। तभी मैनेजर बोलता है कि जब यहाँ पर सर बैठे हुए हैं तो तुम डायरेक्टली उनको ही दिखा दो। तभी डेज़ी अपना सारा का सारा काम एडवर्ड को समझाने लगती है और वह उसे देखता रह जाता है और उसे उसका काम भी पसंद आता है। तो फिर मैनेजर बोलता है कि क्यों ना तुम हम दोनों के साथ आज डिनर करने आ जाओ, तो वह मना कर देती है। और फिर जब वह बाहर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड डेनियल उसका इंतज़ार कर रहा होता है, जिसे देखकर मैनेजर एडवर्ड को बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आया है, इसलिए वह हमारे साथ डिनर पर नहीं आई। तो एडवर्ड बोलता है क्या उसका बॉयफ्रेंड भी है? तभी मैनेजर बोलता है हाँ। फिर जब वह लोग चले जाते हैं तब डेज़ी का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि क्यों ना हम खाना खाने चलते हैं। तभी वह कहती है कि ठीक है और फिर वह बोलती है कि मैं अपनी फेवरेट डिश खाऊंगी। लेकिन इतने में ही वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और बोलने लगती है कि कैसी हो। तभी डेनियल विक्टोरिया को हेलो करता है लेकिन वह बिल्कुल जवाब नहीं देती और कहने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की करतूतें क्या तुम्हें पता है, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। तभी डेज़ी उसे साइड में लेकर जाती है और बोलती है कि उस दिन जो हुआ एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ भी सब कुछ गलत हुआ, लेकिन अब मैं सारी चीज़ों से दूर रहती हूँ, तो क्या तुम भी प्लीज़ मुझे जाने दोगी? तो वह बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वह डेज़ी को इग्नोर करती है और फिर उसके बॉयफ्रेंड के पास जाकर बोलती है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या किया? फिर डेनियल बोलता है कि ये क्या बोल रही है? तो फिर विक्टोरिया बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पति के साथ मेरी ही शादी में रात मनाकर आ गई और इसने सोचा कि यह मेरे पति के बेड में जाकर रिच हो जाएगी। यह सुनकर डेनियल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वह बोलता है कि क्या यह सब सच है? डेज़ी मुझे बताओ। तो डेज़ी बोलती है कि सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं भी नहीं जानती थी कि ऐसा कैसे हो गया। जब मैं सुबह उठी तो मैंने इसके हस्बैंड को मेरे कमरे में पाया था, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। उसके बाद डेनियल बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी टच तक नहीं किया क्योंकि मैं सोचता था कि तुम कितनी सिंपल लड़की हो, तुम्हें शादी से पहले यह सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना गलत था। फिर डेज़ी उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता और फिर डेज़ी रोने लग जाती है कि आखिर मुझ में कोई भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। तभी विक्टोरिया बोलती है कि तुमने जो किया गलत किया। तभी डेज़ी बोलती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मैंने तुम्हारे पति के साथ यह सब जानबूझकर नहीं किया। फिर विक्टोरिया बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये सोचकर ही घिन आती है कि तुम उसके साथ पूरी रात थी और ये चीज़ें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। बस तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। और फिर विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। जब डेज़ी घर जाती है तो वह देखती है कि डेनियल वहाँ से जा चुका है, लेकिन डेनियल वापस आकर अपना कुछ सामान लेने आता है तो उसे लगता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया, तो वह उसे रोकती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम वापस ज़रूर आते। लेकिन डेनियल उसे बोलता है कि मैं तो अपना सामान लेने आया हूँ। फिर डेज़ी उसे बताती है कि मेरे मम्मी पापा जब से इस दुनिया में नहीं रहे तब से मेरे साथ सिर्फ तुम थे, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। लेकिन डेनियल बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वह वहाँ से चला जाता है। फिर डेज़ी को कॉल आता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और यह सुनकर वह पूरी ही टूट जाती है। फिर वह बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैंने आखिर क्या किया है? तभी उसे रिप्लाई मिलता है कि तुमने चेयरमैन की वाइफ को हर्ट कर दिया है, इस वजह से तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया।
फिर डेजी रोने लगती है और तभी उसे उल्टी आती है। तो वह देखती है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है और फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता। वह वहां से घर जाने लगती है। कंपनी में जब डेजी की जगह कोई और लड़की आती है तो फिर एडवर्ड पूछता है कि वह लड़की कहाँ गई। तो फिर डेजी की कॉलीग बताती है कि वह जा चुकी है क्योंकि उसे कंपनी से निकाल दिया गया विक्टोरिया मैम के थ्रू। इस बात से एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वह अपने असिस्टेंट के साथ डेजी का पता करके उसके घर पहुंचता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। जो उसकी जगह दरवाजे से बाहर निकलती है वह औरत एडवर्ड को बताती है कि डेजी और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है और वह बहुत अच्छी लड़की थी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ और उसे उसकी जॉब से भी निकाल दिया गया। एडवर्ड डेजी को ढूंढने लगता है और तभी वह उसके पास जाता है और वह उसे मिल जाती है। तब बोलती है कि सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो एडवर्ड उसे बोलता है कि कल से तुम कंपनी आ सकती हो। और फिर तभी डेजी को एक कॉल आता है कि तुम्हें कंपनी में वापस ले लिया गया है, कल से तुम अपनी जॉब करने आ सकती हो। उसके बाद डेजी बहुत खुश हो जाती है और वह एडवर्ड को थैंक यू बोलती है। और फिर एडवर्ड जब जाने लगता है तो वह उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है। तो वह बोलता है, बिल्कुल बताओ। तभी डेजी बोलती है कि क्या आप विक्टोरिया को समझा सकते हो कि वो एटलीस्ट इन बातों के लिए डेनियल को परेशान न करें, क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। तभी एडवर्ड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यह सब पर्सनल मैटर्स मैं हैंडल कर लूँगा। तो डेजी बोलती है थैंक यू और फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब कंपनी में एडवर्ड काम कर रहा होता है तो उसके पास विक्टोरिया आती है और बोलती है कि तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, हम साथ में रात को टाइम स्पेंड करेंगे। तभी एडवर्ड बोल देता है कि भूलो नहीं कि हमारी 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रखी है, जिसमें तुम्हें मेरी कंपनी से जो भी पैसे चाहिए और जो प्रोजेक्ट चाहिए वह मैं दे दूंगा, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि तुम्हें मेरी वाइफ और मुझे तुम्हारे हस्बैंड की तरह रहना होगा, इसीलिए मुझसे दूर रहो। तभी वह बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। एडवर्ड बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी खत्म हो सकता है। तभी विक्टोरिया वहां से चिढ़कर चली जाती है, यह बोलकर कि तुम उस डेजी के साथ तो पूरी रात बिताकर आए और मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसके बाद एडवर्ड मन में सोचता है कि मुझे इस विक्टोरिया के परफ्यूम से ही एलर्जी है और पता नहीं क्यों मुझे बस डेजी की ही खुशबू अच्छी लगी। उसके बाद विक्टोरिया को कॉल करके कोई बता देता है कि चेयरमैन एडवर्ड ने डेजी को वापस ले लिया है और वह कंपनी में वापस आ चुकी है। डेजी जब कंपनी में काम कर रही होती है तभी उसकी दोस्त उसको बोलती है कि कहीं तुम्हें एडवर्ड सर पसंद तो नहीं करते, क्योंकि वह तुम्हें पर्सनली आकर कंपनी में वापस ले आए। तभी वह बोलती है प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, उनकी एक वाइफ भी है। और फिर वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और बोलती है कि डेजी जल्दी से मेरे पास आकर मुझे अपने काम की रिपोर्ट दो, तुम वैसे भी बहुत बेशर्म हो, दूसरों के पति को सिड्यूस करती हो। तभी डेजी बोलती है कि मैं अपना काम अपने मैनेजर को देती हूँ, तो आपको मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी विक्टोरिया बोलती है अगर तुम नहीं करोगी तो मैं अभी डिपार्टमेंट के हेड को कॉल कर दूंगी। फिर डेजी कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, आप ऐसा मत करो। जैसे ही वह उसे काम सबमिट करने जा रही होती है वह बोलना शुरू करती है, लेकिन विक्टोरिया उससे बदला लेना नहीं छोड़ती। तो वह बोलती है कि पहले मुझे चाय दो, और फिर जैसे ही वह उसे चाय देती है विक्टोरिया उसी के ऊपर चाय गिरा देती है और कुछ अपने ऊपर भी, और फिर डेजी पर ही इस चीज़ का भी ब्लेम लगा देती है। और फिर जैसे ही डेजी को वह बोलती है कि अपना काम दिखाओ तो वह काम लेते ही सारे पेज फाड़ देती है और डेजी बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये मेरी पूरी महीने की मेहनत है। जैसे ही डेजी उसे उठाने जाती है तो विक्टोरिया उसका हाथ अपने पैर से कुचल देती है और बोलती है कि एक दिन के अंदर अंदर इस कंपनी से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। डेजी पूरी रात काम करती है जिससे उसे बहुत थकान लगने लगती है। तो उसकी दोस्त वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम थोड़ा रेस्ट करने चली जाओ। और जैसे ही डेजी अपने घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में एडवर्ड मिल जाता है, जिसके ऊपर वह बेहोश हो जाती है। और फिर एडवर्ड उसकी दोस्त से पूछता है कि इसे क्या हुआ। तो वह बताती है कि विक्टोरिया मैम ने उसके सारे पेपर्स फाड़ दिए थे, जिन्हें तैयार करने के लिए उसने पूरी रात काम किया। एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबसे पहले वह डेजी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में रिपोर्ट देते समय डॉक्टर एडवर्ड के ऊपर गुस्सा करने वाले होते हैं कि तुम अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का ध्यान क्यों नहीं रखते, लेकिन उनको यह सब बोलने से पहले ही डेजी रोक देती है और बोलती है कि वह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे सब कुछ पता है, इसलिए आप चुप रहिए। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें ओवर टाइम काम नहीं करना चाहिए और जो दवाइयाँ बताई हैं उन्हें खा लेना। तभी एडवर्ड बोलता है कि यह दवाइयाँ तो प्रेग्नेंट वूमन खाती हैं। तभी डेजी बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस मुझे इन्हीं चीज़ों की कमी बचपन से है,
इसलिए तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और डेजी को मारने वाली होती है। लेकिन तभी एडवर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अगर ऐसा ना किया होता तो उसकी हालत ऐसी ना होती। तभी विक्टोरिया डेजी को बोलने लगती है कि तुम आखिर एडवर्ड के ऊपर ऐसा क्या कर रही हो जो कभी औरतों की तरफ भी नहीं देखता है। वह तुमसे मिलने हॉस्पिटल आ गया। एडवर्ड बोलता है कि अपनी लिमिट में रहो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हारी कंपनी में जो फंड्स रखे हैं और उन्हें वापस ले लूंगा। तभी विक्टोरिया वहां से गुस्से में चली जाती है। तभी डेजी एडवर्ड के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। आपकी एक वाइफ है और मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। आप ऐसे मुझे मिलने नहीं आ सकते। आप यहाँ से चले जाइए। फिर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डेजी घर जा रही होती है, तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है जो उसे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट की मम्मी ने आपको उनके घर जाने के लिए कहा है। तभी डेजी बोलती है कि क्या आप जानते हो कि उनकी मम्मी ने मुझे घर आने को क्यों कहा है। तो मैनेजर बोलता है कि मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे यह पता है कि उनकी मम्मी ने यह बोला था कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी तो वह अपना इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से हटा देंगी। और तुम जानती ही हो कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से कितने ज़्यादा स्केल पर बन पाते हैं। अगर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट हटा दी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और हमारी डिपार्टमेंट में इतने सारे लोगों की जॉब भी जा सकती है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। अब तुम्हें जाना ही होगा। तभी डेजी कहती है ठीक है, मैं उधर चली जाऊंगी। तभी जैसे ही वह एडवर्ड के घर जाती है, वहाँ पर उसकी मम्मी उससे मिलती है जिसके गलत इरादे होते हैं। तो वह डेजी को बोलती है कि मैं तुम्हारे डिज़ाइन को देखकर इम्प्रेस हूँ, तो क्या तुम मुझे इंक पेंटिंग सिखा दोगी? मुझे कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं। तभी डेजी बोलती है कि माफ़ करना, लेकिन मैंने मॉडर्न पेंटिंग सीखी है और मुझे इंक पेंटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तभी एडवर्ड की मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम एटलीस्ट मेरे लिए एक काम तो कर ही सकती हो। मेरी कुछ इंक्स हैं जो कि प्योर गोल्ड की हैं और इनकी कीमत 100 करोड़ है और इसमें 10 इंक हैं। और मैं चाहती हूँ कि यह डब्बा कोई धूप में सुखा दे और मैं हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए मैंने एक एम्प्लॉय को बुलाया है। और तुम तो जानती ही हो कि यह कितना एक्सपेंसिव है, तो तुम्हें धूप में ही खड़ा रहना पड़ेगा। तभी डेजी बोलती है कि माफ़ करना मैम, लेकिन मैं आपकी सर्वेंट नहीं हूँ। मैं आपके बेटे की कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर एडवर्ड की मम्मी डेजी को बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कंपनी से इन्वेस्टमेंट हटा लूँ? अगर नहीं चाहती तो तुम ये काम कर लो। तभी डेजी उस काम को करने के लिए मान जाती है। जैसे ही वह इंक लेकर धूप में जाती है, वहाँ पर एडवर्ड की मम्मी से विक्टोरिया थैंक यू बोलती है। तो एडवर्ड की मम्मी कहती है कि चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारे और एडवर्ड के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। और फिर विक्टोरिया बहुत खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि एडवर्ड तुम जितना चाहे इस डेजी को बचा लो, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो सिर्फ मुझे ही अच्छा मानती है। फिर विक्टोरिया और एडवर्ड की मम्मी हंसते हैं कि इतनी धूप में यह बेहोश होकर गिर जाएगी और फिर जो इंक नीचे गिर जाएगी उसकी वजह से हम इसको जेल भेज देंगे, क्योंकि इसमें हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया होगा। उसके बाद डेजी इतनी धूप में खड़ी रहकर बिल्कुल भी झेल नहीं पाती और फिर सोचने लगती है कि यह सब मेरे साथ उस टाइम से ही हो रहा है जब से विक्टोरिया के हस्बैंड के साथ मेरा वह एक्सीडेंट हो गया। शायद वही मेरे लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट बना रहा है। डेजी प्रेग्नेंट होती है तो उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और तभी वहाँ से एक सर्वेंट जा रही होती है जो डेजी को धक्का मार देती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और इंक भी नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आती है और डेजी को बोलती है कि तुमने तो मेरी मदर इन लॉ का इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, क्या तुम उसे पकड़ नहीं सकती थी? तभी डेजी बोलती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे किसी ने धक्का दिया। तभी विक्टोरिया बोलती है कि मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, तो मैं धक्का किसने दिया? तभी डेजी बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, तुम चाहे तो सीसीटीवी फुटेज में देख लो। तभी विक्टोरिया बोलती है कि माफ़ करना, लेकिन वह आज ही खराब हुआ है। तभी विक्टोरिया बोलती है कि अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ये चीज़ें अच्छी नहीं करी और तुमने मेरी मदर इन लॉ का 100 करोड़ का नुकसान करवा दिया। फिर वह बॉडीगार्ड को बुलाकर बोलती है कि इसे जल्दी से जेल भेज दो, इसे एटलीस्ट 3 साल की सज़ा तो मिलेगी ही। यह सब सुनकर डेजी डर जाती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है और फिर वह सोचती है कि ऐसे में वह अपने बेबी का ख्याल कैसे रखेगी। तो वह फिर विक्टोरिया को बोलने लगती है कि तुम मुझे जो बोलोगी मैं वही करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेल मत भेजो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। विक्टोरिया मन में सोचती है कि अगर मैंने इसे बाहर भी भेज दिया तब भी मुझे लगता है कि एडवर्ड इसे ढूंढते ढूंढते आ ही जाएगा, क्योंकि वह इसे पसंद करता है। तभी वह बोलती है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा।
फिर डेजी फिर से उससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं सच में जेल नहीं जा सकती, तो मुझे कुछ भी बोल दो, मैं सच में करने को तैयार हूँ, मैं कंपनी भी छोड़ दूंगी। तभी विक्टोरिया सोचती है कि इससे थोड़े मज़े ले लेती हूँ, और फिर वह डेजी को बोलती है कि 100 बार अब मेरे सामने अपना सर पटको, तब जाकर मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोचूंगी। फिर डेजी ऐसा ही फिर डेजी ऐसा ही करने लगती है और अपना सिर पटकने लगती है, लेकिन यह सब एडवर्ड का असिस्टेंट देख लेता है। तो वह बोलता है कि यह बात मुझे जल्दी से प्रेसिडेंट को बतानी पड़ेगी। फिर वह एडवर्ड की दूसरी असिस्टेंट को ऑफिस में कॉल करके बोलता है कि जल्दी से मुझे उनसे बात करवाओ। तो फिर वह जाती है और एडवर्ड को बोलती है कि सर ये इम्पॉर्टेंट कॉल है, आपका असिस्टेंट आपसे कुछ कहना चाहता है। तभी एडवर्ड कॉल में बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई जेन्युइन चीज़ नहीं हुई तो तुम बहुत मार खाओगे, क्योंकि मैं अभी बहुत महंगी डील कर रहा हूँ। तभी असिस्टेंट बोलता है कि आपके घर में मैं आया था तो मैंने देखा कि विक्टोरिया के सामने डेजी अपना सिर पटक रही है। तो यह सुनकर एडवर्ड को झटका लगता है और वह बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, और एकदम से वह मीटिंग कैंसिल कर देता है और जाने लगता है। फिर उनकी असिस्टेंट सोचती है कि ऐसा भी क्या काम था जो सर ने इतनी बड़ी डील की मीटिंग कैंसिल कर दी। उसके बाद एडवर्ड अपने घर पहुंचता है। डेजी ने उसके सामने 100 बार सिर पटक लिया था, तो वह बोलती है कि विक्टोरिया अब मुझे माफ़ कर दो। तो फिर विक्टोरिया बोलती है कि नहीं, तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। और फिर डेजी बोलती है कि तुमने तो बोला था कि इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम अपने वर्ड्स पर तो रहो। तभी विक्टोरिया बोलती है कि तुम जैसी औरत जो मेरे पति के बेड में चढ़ गई, मैं तुमसे कभी बदला लेना नहीं छोड़ूंगी। और फिर वह बॉडीगार्ड्स को बोलती है कि इसे जेल भेज दो। तभी एडवर्ड बोलता है कि हिम्मत है तो उसे हाथ लगाकर दिखाओ, और वहां पर आ जाता है, जिसे देख विक्टोरिया डर जाती है। एडवर्ड के आते ही वह डेजी को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे चक्कर आ जाते हैं और उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। तभी वह उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है कि जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाओ, और उसका असिस्टेंट फिर डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है। तभी विक्टोरिया बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी ही वाइफ के सामने ऐसा कर रहे हो। तभी एडवर्ड बोलता है कि तुम्हें यह सब करने के लिए किसने बोला, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, अगर ज़्यादा बोली तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। तभी वहाँ पर एडवर्ड की मम्मी आ जाती है और बोलती है कि किसने कहा कि वह मेरी बहू को घर से बाहर निकाल देगा। तो एडवर्ड बोलने लगता है कि इसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। तभी विक्टोरिया बताती है कि डेजी ने मदर इन लॉ का 100 करोड़ का नुकसान करवा दिया। उन्होंने इसको इंक सुखाने को बोला था और इसने वह नीचे गिरा दी। तभी एडवर्ड बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं अभी अपनी मम्मी के अकाउंट में 100 करोड़ भेज देता हूँ। और फिर वह अपने असिस्टेंट को बोलकर ऐसा करवा देता है, और असिस्टेंट बोलता है कि मैम आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया होगा, आप चेक कर लेना। विक्टोरिया चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम इस लड़की के लिए यह सब भी करने लगे हो। तभी एडवर्ड बोलता है कि साइड हट जाओ, और उसकी मम्मी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला भी होता है। तभी विक्टोरिया उसकी मम्मी को बोलती है कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, आपने उसे रोका क्यों नहीं। तो वह बोलती है कि उसने पैसे वापस कर दिए, तो अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं बचा था, इसलिए। फिर एडवर्ड डेजी को लेकर चला जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करने आ जाते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि तभी डेजी बीच में बोल देती है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मैं अपनी रिपोर्ट किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। तो फिर वहाँ से एडवर्ड चला जाता है। तभी डॉक्टर डेजी को बताता है कि आपको दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि आपका बेबी अनस्टेबल हो गया था। आ जाता है और डेजी को सॉरी बोलता है। फिर डेजी उसे बोलती है कि आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, सॉरी बोलने से कौन सा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एडवर्ड बोलता है कि यह सब मेरी मम्मी की गलती थी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी डेजी बोलती है कि जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे साथ भी हुआ, मैं भी इस चीज़ की विक्टिम हूँ, मैं भी यह सब नहीं चाहती थी, और मेरे तो बॉयफ्रेंड ने भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और अब मैं अकेली हो चुकी हूँ। लेकिन आपकी वाइफ ये समझती ही नहीं है और मेरा पीछा नहीं छोड़ती। किसी गरीब को घर में बोर होते होते अपने 100 करोड़ का बोझ देकर परेशान करने लग जाते हैं, जबकि मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ, मेरा यहाँ कोई काम भी नहीं था। तभी एडवर्ड बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम इस बात के कितने भी। और इस बात से डेजी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि आप रिच लोगों की क्या आदत है जो हर चीज़ आप पैसे में तोल लेते हो, अपने पैसे अपने पास रखो और मुझे बस शांति से जीने दो। मैं चाहूँ तो मैं भी आपके खिलाफ केस कर सकती हूँ रेप का, क्योंकि मैं भी उस रात वह सब नहीं चाहती थी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं खुद भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए कमिटेड थी और लॉयल भी थी। अगली बार किसी ने भी कुछ किया तो मैं आपके खिलाफ रेप का केस फाइल कर दूंगी। और फिर वह वहाँ से चली जाती है, यह सोचकर कि मुझे अपने बेबी को इन लोगों से दूर रखना पड़ेगा वरना उसे खतरा हो सकता है।
कंपनी में डेजी की दोस्त उसे बताती है कि क्या तुम जानती हो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट फिर से आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो यहाँ पर बहुत कम आते हैं। तभी डेजी बोलती है कि मैंने नोटिस नहीं किया। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट की वाइफ को पहले से जानती हो। तो फिर डेजी बोलती है, हाँ वह मेरी क्लासमेट थी, इसलिए मैं उसे जानती हूँ। तो फिर उसकी दोस्त पूछती है कि वह तुम्हें जब देखो टारगेट क्यों करती रहती है। तभी डेजी बोलती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसलिए, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके बाद उसकी फ्रेंड नीचे झुकती है और देखती है कि डेजी ने फ्लैट चप्पल पहनी है। तो वह उससे पूछती है कि तुमने फ्लैट्स क्यों पहने हैं, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। और तभी वहाँ से एडवर्ड गुजर रहा होता है और मन में सोचता है कि अगर वह प्रेग्नेंट भी होगी तो वह मेरा बच्चा नहीं हो सकता। तभी डेजी अपनी दोस्त को बोलती है कि कैसी बातें कर रही हो, मैं बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्रेसिडेंट एडवर्ड वहाँ से जा रहा होता है। तभी वह अपने असिस्टेंट को पूछता है कि क्या तुमने सब कुछ सेटल कर लिया। तो फिर वह बोलता है कि हाँ सर, आज के बाद कभी भी विक्टोरिया मैम डेजी को परेशान नहीं करेंगी। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। डेजी को डेनियल के दोस्त का कॉल आता है कि वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका है और तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, तुम जल्दी से उससे मिलने चली जाओ। तो डेजी वहाँ पहुँचती है तो पूछती है कि वह कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा। तो उसका दोस्त बोलता है कि वह बार में होगा। डेजी बार में जाने लगती है, लेकिन ऊपर से उसे एडवर्ड देख लेता है, जो कि किसी बिजनेस डील की वजह से वहाँ पर आ रखा होता है। तभी उसे उसका असिस्टेंट बुला देता है। तो वह कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए देखो कि यहाँ पर डेजी किस बात से आई है। उसके बाद डेजी जब डेनियल से मिलती है तो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी डेनियल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है और फिर डेजी बोलती है कि मैंने कार बुक कर ली है, जल्दी से चलो, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। डैनियल रोने लगता है और डेजी को बोलता है कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। और फिर वह बोलती है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तुम मुझसे दूर हो जाओ। तभी डेनियल बोलता है कि तुम मुझे दूर रहने के लिए बोल रही हो और ख़ुद तुम किसी भी अमीर आदमी के साथ रात मनाकर आ गई। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी पसंद ही नहीं करती थी। और फिर वह डेजी से ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे करीब आने लगता है। तो डेजी को उल्टी आ जाती है और वह साइड में चली जाती है। तभी उसे उल्टी करता देख डेनियल बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, यह पक्का उसी अमीर आदमी का बच्चा होगा, उसने ही ऐसा किया। तभी डेजी डेनियल के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और डेनियल उसे बोलने लगता है कि मुझे लगता था तुम बहुत पवित्र लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत नीच निकली कि तुमने अमीर आदमी देखा और उसके पास चली गई। फिर वह उसके करीब आकर उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर तुम बाहर से ऐसी गंदी होकर आ ही गई हो तो मैं भी इतने सालों से तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, मुझे तो तुमने अपना कोई फ़ायदा नहीं उठाने दिया, लेकिन आज मैं इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा। और वह ऐसी बदतमीज़ी करने लगता है। तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और उसके मुँह पर थप्पड़ मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। तभी डैनियल बोलता है कि तुम कौन हो और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तभी डेजी बोलती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तभी वह डेजी को पीछे करता है और बोलता है कि जब वह ना बोल रही है तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। तभी डेनियल बोलने लगता है कि तुम ही वह अमीर आदमी हो जिसके साथ डेजी ने रात मनाई, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे और अब हमारे बीच में सब कुछ खराब हो चुका है। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट बना दिया, अब तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा है। यह सुनकर एडवर्ड बोलता है कि तुम यह क्या कह रहे हो, और फिर डेजी चुप हो जाती है। तभी डैनियल नशे की हालत में एडवर्ड के हाथ पर कांच की बोतल मार देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर एडवर्ड का असिस्टेंट आ जाता है और एडवर्ड उसे बोलता है कि इसे यहाँ से दूर लेकर जाओ। तो फिर उसका असिस्टेंट ऐसा ही करता है। फिर एडवर्ड डेजी को लेकर अपने साथ चला जाता है। वह डेजी को घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन उससे पहले पूछता है कि क्या वह सच में प्रेग्नेंट है। तो वह कहती है कि तुम इसकी बात क्यों मान रहे हो, यह तो नशे की हालत में है, कुछ भी बोल रहा है। और ऐसे ही वह टलकर वहाँ से चलने लगती है। तभी डेजी के घर के अंदर एडवर्ड बिना उसके बुलाए बैठ जाता है और फिर डेजी बोलती है कि मैं तुम्हें चाय नहीं दे पाऊंगी क्योंकि केटल टूट चुकी है। तभी एडवर्ड बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे हाथ में तुम पट्टी लगा दो। तभी डेजी बोलती है कि नीचे एक मेडिकल स्टोर है, तुम वहाँ से लगवा लेना, वैसे भी मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारी अच्छे से पट्टी नहीं कर पाऊंगी। तभी एडवर्ड बोलता है कि क्या तुम भूल गई कि मेरी चोट किस वजह से लगी है।
तभी डेजी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एडवर्ड के ऊपर गिर जाती है और फिर एडवर्ड उसके करीब आता है। तो डेजी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने जो भी गलतियां की, आपसे रूडली बात की, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी एडवर्ड उठ जाता है और बोलता है कि कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मैं तुम्हें कंपनी छोड़ूंगा, इसलिए तैयार रहना। तो जब वह मना करती है तो एडवर्ड बोलता है कि जितना बोला जा रहा है उतना करना, ये तुम्हारे लिए ऑर्डर है, मैंने चॉइस नहीं पूछी है। अगले दिन एडवर्ड डेजी को लेने आ जाता है, लेकिन डेजी उसको अवॉइड करने के लिए दूसरे रास्ते से जाती है। लेकिन वहाँ पर भी एडवर्ड का असिस्टेंट होता है जो उसे हेलो बोलता है, लेकिन वह उसे भी इग्नोर करके दूसरी साइड से जाने लगती है और वहाँ पर एडवर्ड से टकरा जाती है। फिर एडवर्ड पूछता है कि कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? तो डेजी बोलती है कि क्या आपके पास कोई काम नहीं रहता? आप तो बड़े बॉस हो। तभी एडवर्ड कहता है कि तुमने कुछ कहा, तो फिर डेजी बोलती है कि मेरा मतलब यह था कि आप तो काफ़ी हाई पोजीशन में हो, आप मुझ जैसी नॉर्मल एम्प्लॉय को पिकअप करने क्यों रखे हैं? तभी एडवर्ड बोलता है कि चुपचाप चलो और उसे ले जाता है। उसके बाद वह उसे कंपनी तक छोड़ता है और फिर कंपनी की एम्प्लॉयज़ उनको देख लेती हैं और लुक्स दे रही होती हैं। तभी डेजी बोलती है कि अब आप चले जाओ, आपने मुझे छोड़ दिया है, सब देख रहे हैं। उसके बाद एडवर्ड चला जाता है और ये बोलता है कि मैं दिन में तुम्हारे साथ लंच करने आऊँगा, रेडी रहना। और डेजी मना करती है, लेकिन वह चला जाता है। तभी वहाँ पर डेजी की दोस्त आ जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या कर रही हो? क्या बात है, आज तो तुम्हें बॉस खुद छोड़ने आए हैं, वह भी अपनी कार से। तभी डेजी बोलती है कि चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ खड़ी एम्प्लॉयज़ बातें बनाने लगती हैं कि एडवर्ड सर की तो शादी हो रखी है और उनकी एक वाइफ है, तो क्या यह मिस्ट्रेस बनेगी? और ये बात सुनकर डेजी की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, तो वह बोलने लगती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, और फिर वह डेजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। एडवर्ड ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा होता है क्योंकि कार में वह याद करता है कि जब पिछले दिन डेजी और डेनियल की लड़ाई हो रही थी, तभी जब एडवर्ड ने डेनियल को बोला था कि तुम तो बाप बनने के लायक भी नहीं हो, तुम तो उसका ख्याल भी नहीं रख पाओगे। तभी डेनियल ने उसको प्रेगनेंसी रिपोर्ट पकड़ाई थी और कहा था कि यह तुम्हारा बच्चा है और तुम्हारी वजह से ये हुआ। उसके मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए थे और तब से मैं उसके साथ एक ही घर में रहता था। हम दोनों एक ही स्कूल से पास आउट हुए और एक ही यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया था, लेकिन उसने मुझे कभी खुद को छेड़ने भी नहीं दिया और हमारे बीच में कभी कुछ हुआ भी नहीं था और मैं उसकी इस बात के लिए रिस्पेक्ट करता था। और उसका फर्स्ट टाइम तुम ले गए, तुमने सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद यह सुनकर एडवर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि वह प्रेगनेंसी रिपोर्ट ही देखता रह गया और डैनियल ने उसको एक मुक्का मारा जिससे वह नीचे गिर गया था। लेकिन फिर भी एडवर्ड बहुत खुशी से वहाँ से चला गया और जाते जाते उसे डैनियल ने बोला कि अगर तुमने गलती से भी उसे कभी फ्यूचर में परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वह बहुत अच्छी लड़की है। एडवर्ड कार में भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर खुश हो रहा था और फिर वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए सबसे हेल्दी खाना क्या हो सकता है। मैं आज दिन में उसे वही खिलाऊंगा जब दिन में लंच हो जाता है। तभी डेजी और उसकी दोस्त खाना खाने लगते हैं, क्योंकि उसकी दोस्त उसके लिए भी नूडल्स और कॉफ़ी लेकर आती है। जैसे ही वे खाने लगते हैं, वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ लंच करने चल रही हो। तभी डेजी बोलती है कि ये आप क्या कह रहे हो, मैं यहीं पर खा लूँगी, मेरी दोस्त के साथ वैसे भी अपॉइंटमेंट है। तभी एडवर्ड उसकी दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे यहाँ पर रहने से कोई दिक्कत है? तो डेजी की दोस्त मना कर देती है और कहती है कि आप बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एडवर्ड वहीं पर बैठ जाता है और नूडल्स और कॉफ़ी हटाकर बोलता है कि तुम यह सब नहीं खाओगी, यह सब न्यूट्रिशियस नहीं होता। उसके बाद डेजी मन में सोचने लगती है कि कहीं एडवर्ड को पता तो नहीं चल गया, तो वह बोलने लगती है कि आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी एडवर्ड बोलता है कि मैं तो अजीब बिहेव नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें कुछ मुझे बताना है। तो डेजी बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी एडवर्ड ताली बजाता है और वहाँ पर उसका असिस्टेंट 5 स्टार होटल का खाना लेकर आ जाता है, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और वह खाना देखकर डेजी की दोस्त चौंक जाती है और बोलती है कि यह तो बहुत महंगा खाना है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी डेजी खाना खाने से मना कर देती है, जब उसे एडवर्ड खुद निकाल कर खाना देने लगता है। तभी एडवर्ड बोलता है कि मैं तुम्हारे रीसेंट काम से बहुत खुश था, इसलिए मैं तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, बस यह समझ कर खा लो। तभी डेजी की दोस्त बोलने लगती है कि एडवर्ड सर कितने अच्छे हैं, अपनी एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रखते हैं। उसके बाद डेजी खाना खाने लगती है और ये सब विक्टोरिया देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने लगती है।
तो वह बोलती है कि इसे मैंने इतने लेसन दे दिए लेकिन ये अभी तक नहीं समझी लगता है, इसे और अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डेजी अपने मैनेजर के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि मुझे अब्रॉड वाली ब्रांच में काम करने के लिए भेज दीजिए। तभी उसके मैनेजर बोलते हैं कि यह मेन हेडक्वार्टर है, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो, यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से पर्सनल डेवलपमेंट होगा। तभी डेजी बोलती है कि मुझे अब यहाँ पर काम नहीं करना। तो फिर उसका मैनेजर बोलता है कि अगर मैं मना कर दूँ तो फिर डेजी बोलती है कि माफ़ करना, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीज़न हैं, अगर आप मुझे भेज देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। तभी मैनेजर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें भेजने के लिए तैयार हूँ। और यह सुनकर डेजी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वह मैनेजर को बहुत ज़्यादा थैंक यू करती है। उसके बाद मैनेजर उसे बोलता है कि जाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें चेयरमैन की वाइफ ने बुलाया है क्योंकि उन्हें तुम्हारा काम पसंद आया था, तो उस बारे में वह तुम्हें एक डिनर पार्टी देना चाहती हैं, तो उधर ज़रूर चली जाना। डेजी उधर चली जाती है, लेकिन जो चेयरमैन की वाइफ होती है वह विक्टोरिया के साथ मिली हुई होती है। विक्टोरिया उनकी थ्रू अपना बदला लेती है और उसकी बहनें भी उधर ही होती हैं। डेजी को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ ड्रिंक पियो, और फिर वह मना कर देती है क्योंकि वह ड्रिंक नहीं करती। तभी चेयरमैन की वाइफ से बोलती है कि तुम टेबल पर खाना रख दोगी, क्योंकि यह दोनों लड़कियां तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, इन्होंने ये काम का भी किया ही नहीं। तभी डेजी ऐसा ही करती है, लेकिन विक्टोरिया की बहनों में से एक उसके ऊपर शैंपेन की बोतल खोलकर गिरा देती है, जिससे डेजी के कपड़े गीले हो जाते हैं। तभी चेयरमैन की वाइफ उससे सॉरी बोलती है, लेकिन वह ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे होते हैं। तभी विक्टोरिया की बहनों में बात चल रही होती है कि यही वह लड़की है जो ब्रदर इन लॉ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये तो एकदम बकवास और गरीब सी लगती है। फिर दूसरी बहन बोलती है कि शायद वह बेड में अच्छी होगी तभी ऐसा है, लेकिन फिर दूसरी बहन जाती है और डेजी को धक्का दे देती है और डेजी के हाथ में एक क्रिस्टल कलेक्शन होता है जो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, क्योंकि धक्का लगने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। क्रिस्टल कलेक्शन टूट जाता है, जिसके बाद वे लोग हल्ला करने लगते हैं कि तुमने तो इतना महंगा क्रिस्टल कलेक्शन तोड़ दिया। तभी डेजी बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे चुका दूंगी, आप मुझे बता दीजिए। सभी चेयरमैन की वाइफ बोलती है कि यह ज़्यादा नहीं, $1.3 मिलियन का है, और यह सुनकर डेजी के होश उड़ जाते हैं। तभी चेयरमैन की वाइफ होती है कि मैं तुम्हारे लिए डिस्काउंट भी कर सकती हूँ, तुम्हें सिर्फ $1 मिलियन देने पड़ेंगे। फिर डेजी बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने अपनी पूरी 3 साल की कमाई में से सिर्फ $100 मिलियन बचाए हुए हैं और वही मेरी सेविंग है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे सकती हूँ? तभी चेयरमैन की वाइफ बोलती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे ऐसे आधे आधे पैसे अच्छे नहीं लगते। तभी वह कहती है कि एक काम करो, तुम इसकी कीमत किसी और तरीके से चुका सकती हो। और फिर वह एक $5 मिलियन का नेकलेस निकालती है और बोलती है कि अगर तुम इसको ढूंढ लोगी तो तुम्हें $1 मिलियन नहीं देने पड़ेंगे, और अगर तुम नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें मुझे अभी के अभी $1 मिलियन देने पड़ेंगे। और फिर वह उस नेकलेस को स्विमिंग पूल में गिरा देती है और डेजी वहां पर खड़ी रहती है। जब डेजी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, तभी एडवर्ड दुकान में होने वाले बेबी के लिए शॉपिंग कर रहा था। और फिर जब खाना खाने का टाइम हो जाता है तो वह देखता है कि डेजी कहाँ है, तो वह अपने असिस्टेंट से पता करवाता है, तो उसे पता चलता है कि वह काफ़ी घंटों से इधर नहीं है। तभी एडवर्ड बोलता है कि मेरे लिए पता लगाओ कि वह कहाँ है। तभी चेयरमैन की वाइफ और विक्टोरिया की बहनें टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती हैं और बोलती हैं कि कितनी गरीब लड़की है, सिर्फ $1 मिलियन नहीं दे सकती, इसलिए पूल के सामने खड़ी है। तभी वे लोग वहाँ पर आ जाती हैं और बोलने लगती हैं कि तुम पूल में क्यों नहीं जा रही। तो डेजी बोलती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं पूल में नहीं कूद सकती, आखिर मैंने आपका किया क्या है। तभी विक्टोरिया की बहनें बोलने लगती हैं कि तुमने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस करने की कोशिश करी और हम यह चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर वे लोग उसे स्विमिंग पूल में ज़बरदस्ती फेंकने वाले होते हैं। तभी डेजी बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यह सुनकर वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम किसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो, कहीं तुम्हारे पेट में एडवर्ड का बच्चा तो नहीं है। तभी डेजी बोलती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पेट में मेरे बॉयफ्रेंड का बेबी है और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, और मैं तो यहाँ से अब्रॉड भी जाने वाली हूँ, कंपनी के दूसरे हेडक्वार्टर में, यहाँ से बहुत दूर, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी विक्टोरिया मन में सोचती है कि अगर इसके पेट में सच में एडवर्ड का बच्चा है तो ये मेरे लिए बहुत मुसीबत की बात हो जाएगी, क्योंकि फिर एडवर्ड और उसके सारे कंपनी के बेनिफिट्स इसे मिल जाएंगे और इसकी उस फैमिली में जगह बन जाएगी। तभी विक्टोरिया सबको बोलती है कि इसे पूल में फेंक दो एडवर्ड को,
उसका असिस्टेंट बताकर बोलता है कि हमें पता चला कि डेजी को चेयरमैन की वाइफ ने कॉकटेल पार्टी में बुलाया है जो उन्होंने सिर्फ उसके लिए रखी है। तभी एडवर्ड बोलता है कि यह तो बड़ी अजीब सी बात है, वह भला उसे डिनर पर क्यों बुलाना चाहेगी। तभी असिस्टेंट बताता है कि वहाँ पर विक्टोरिया की बहनें भी हैं, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता। तभी एडवर्ड को शक हो जाता है कि विक्टोरिया ने कुछ न किया हो, इसीलिए वह भागा चला जाता है। विक्टोरिया डेजी के ऊपर कांच फेंक देती है और उसे पूल में डालने वाली होती है। तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और कहता है कि सभी यहाँ से हट जाएं, और फिर सब डर जाते हैं। एडवर्ड जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और फिर उसे डॉक्टर लेकर जा रहे होते हैं, तो वह बोलती है कि मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। एडवर्ड उसे बोलता है कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, और फिर वह सभी पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है कि यह जिसने भी किया है, यहाँ पर जो जो खड़े हैं, सबको आज अच्छे से सबक मिल जाएगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। हॉस्पिटल में जब डेजी का ऑपरेशन चल रहा होता है, तभी विक्टोरिया की दोनों बहनें एडवर्ड के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगती हैं और बोलती हैं कि हमें नहीं पता था कि उसके पेट में आपका बेबी है, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी एडवर्ड बोलता है कि तुम्हारी फैमिली से मैं सारे फ्रेंड्स को वापस ले रहा हूँ और आगे से हमारी कोई भी बिजनेस डील नहीं होगी। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगती हैं, लेकिन एडवर्ड बिल्कुल नहीं मानता। उसके बाद चेयरमैन और उनकी वाइफ एडवर्ड के पैरों में पड़ते हैं और फिर चेयरमैन की वाइफ बोलने लगती है कि यह सब आपकी वाइफ ने हमें करने को कहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी एडवर्ड बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी से भी सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लूँगा। और उसी वक्त चेयरमैन की वाइफ को कॉल आता है कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। तभी चेयरमैन बोलने लगता है कि एडवर्ड सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं जानता था कि इस औरत ने ऐसा किया, मैं इसके प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं था। और वह अपनी वाइफ को थप्पड़ मार के बोलता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लूँगा, मुझे तुम नहीं चाहिए। तब एडवर्ड कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वह सब वहाँ से चले जाते हैं। तब विक्टोरिया बोलती है कि इन्हें सबको तो तुमने भगा दिया, अब मेरा क्या करोगे, तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत है। तभी एडवर्ड उसके पास जाता है और उसके मुंह पर एक फाइल फेंकता है और बोलता है कि मैं तुमसे मैरिज एग्रीमेंट तोड़ रहा हूँ और मैं अब से इस रिश्ते में नहीं हूँ। तभी विक्टोरिया चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब सिर्फ उस गरीब लड़की के लिए कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। फिर वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एडवर्ड डेजी को मिलने जाता है और जैसे ही उसे होश आता है, वह सीधे ही चिल्लाती है कि मेरा बच्चा कैसा है। तभी एडवर्ड कहता है कि तुम्हें डॉक्टर ने इतना ज़्यादा इमोशनल होने से मना किया है, बच्चा एकदम ठीक है, तुम शांत हो जाओ। तभी डेजी बोलती है कि बच्चा ठीक है तो कोई बात नहीं। तभी डेजी पूछती है कि क्या आप इस बच्चे को रखना चाहते हो, क्योंकि मैं इसे रखना चाहती हूँ और मैं इसे लेकर चली जाऊँगी। अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम है, और मैं आपको और आपकी वाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस, हमेशा हमेशा के लिए मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने बेबी को लेकर। तभी एडवर्ड बोलता है कि तुम्हें यह सब करने की परमिशन किसने दी, वह मेरा बेबी है, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा और अब से तुम मेरे साथ रहोगी। तभी डेजी बोलती है कि आप ऐसा मत करिए, आपकी वाइफ भी है और इस बात से हमारी पहले ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब आगे नहीं होनी चाहिए। तभी एडवर्ड बोलता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, उसके साथ मेरा कोई। उसके बाद एडवर्ड उसे अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर उसकी मम्मी और विक्टोरिया होती हैं, और विक्टोरिया बोलती है कि प्लीज़ आप इसे कुछ बोलिए, ये उसे घर भी लेकर आ गया। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि तुम ऐसे ही किसी भी लड़की को यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते। तो एडवर्ड बोलता है कि वह मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ध्यान रखूं। ये सुनकर एडवर्ड की मम्मी खुश हो जाती है कि एडवर्ड का बेबी होने वाला है, और वह बोलती है कि मैं उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि विक्टोरिया के बच्चे नहीं हो सकते। तभी विक्टोरिया बोलने लगती है कि आप उसकी साइड क्यों ले रही हैं। तभी उसे एडवर्ड की मम्मी बोलती है कि तुम समझ नहीं रही हो, एक बार इस बेबी को होने दो, उसके बाद इसकी मम्मी भी तुम बनोगी और हम इस लड़की को फेंक देंगे। फिर विक्टोरिया खुश हो जाती है। एडवर्ड डेजी को दवाई पिलाता है और उसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है, तो वह उसे जाने नहीं देता और कहता है कि तुम अब से यहीं पर रहोगी, मैं विक्टोरिया के साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा और ये बेबी भी हमारा होगा, हमारी एक फैमिली होगी। उसके बाद एडवर्ड डेजी को अपने साथ लेकर जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। तो डेजी बोलती है कि तुमने सिर्फ मुझसे बच्चे के लिए शादी की है ना। तो वह बोलता है नहीं, मुझे हमारी फैमिली चाहिए, तुम समझ नहीं रही।
एडवर्ड का असिस्टेंट विक्टोरिया को घर से बाहर निकल जाने के लिए बोल देता है और उसके सारे बैग्स को पैक कर देता है। तभी वह बोलने लगती है कि तुम असिस्टेंट हो, मुझे ऑर्डर मत दो, मैं अभी के अभी एडवर्ड की मम्मी को बुला दूंगी। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मुझे सैलरी एडवर्ड सर देते हैं, इसलिए आप किसी को भी बुला लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर एडवर्ड की मम्मी आती है और उनको विक्टोरिया बोलती है कि यह मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। तभी एडवर्ड की मम्मी बोलती है कि तुम अभी के लिए घर चली जाओ। फिर विक्टोरिया नहीं मानती तो वह बोलती है कि अभी के लिए चली जाओ, बाद में मैं तुम्हें बुला लूँगी, मेरे ऊपर भरोसा रखो। फिर विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। एडवर्ड डेज़ी को रोज़ खाना देता है और उसका ख्याल रखता है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में से वह घर जाने लगता है। तभी उनके असिस्टेंट सोचते हैं कि आजकल पता नहीं सर को क्या हो गया है, इतनी जल्दी घर चले जाते हैं। जब एडवर्ड डेज़ी को खाना खिला देता है तो फिर डेज़ी के मन में चलता है कि उसे बेबी को लेकर वहाँ से जाना होगा। एडवर्ड डेज़ी के पैर में मसाज कर रहा होता है। तभी वह प्लान बनाती है कि वह कैसे वहाँ से बाहर निकलेगी, क्योंकि वह सोचती है कि एडवर्ड उससे सिर्फ तब तक प्यार से बात और केयर करेगा जब तक बेबी नहीं हो जाता, और उसके बाद वह उसका बेबी छीनकर उसे भी बाहर निकाल देगा। एडवर्ड अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। तभी डेज़ी दूध में कुछ मिला देती है और उसको पिला देती है, जिससे एडवर्ड बेहोश हो जाता है। और तभी डेज़ी वहाँ से भागने लगती है और फिर वह स्टोर से कुछ सामान अपने बेबी के लिए खरीद रही होती है। तभी वहाँ पर विक्टोरिया उसे मिलती है, जो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि वह तुम्हें बहुत अच्छा मानता है। वह तुम्हारा बेबी मुझे दे देगा जब वो पैदा हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए वह तुम्हें बस एक टूल की तरह समझता है और तुम बस एक डिलीवरी गर्ल की तरह हो। तभी डेज़ी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर वहाँ से भागने लगती है। डेज़ी की बेटी उसके साथ होती है, जिसका नाम अलाइजा होता है, और वह अपने प्रोफेसर से मिलती है जिसने इतने सालों से उसका साथ दिया। फिर वह प्रोफेसर मिलर को थैंक यू बोलती है कि वह आज जहाँ भी है सिर्फ उन्हीं की वजह से है। उसको पेंटिंग में इंटरनेशनल अवार्ड्स भी सिर्फ उन्हीं की वजह से मिले। अलाइजा प्रोफेसर मिलर को ग्रैंडपा बोलकर बुलाती थी। उसके बाद कंपनी में एडवर्ड वाइस प्रेसिडेंट को बोलता है कि मुझे वह लड़की पता नहीं क्यों डेज़ी की तरह लग रही थी। और तभी वह बोलता है कि 5 साल हो चुके हैं, अब तो तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। जब तुम्हें ये बात बता दी गई है कि तुम्हारी मम्मी ने और विक्टोरिया ने मिलकर बच्चे को मार दिया था और साथ में डेज़ी भी मर गई थी, तो फिर तुम्हें और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तभी एडवर्ड बोलता है कि मैंने उसकी डेड बॉडी नहीं देखी, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता कि वह मर गई है। मुझे लगता है कि वह कहीं तो छुपकर बैठी है और मेरा बच्चा भी जिंदा है। तभी वाइस प्रेसिडेंट उसे बताता है कि प्रोफेसर मिलर डायरेक्टली मिलने नहीं आ रहे, उनके साथ हमारी डील हो टीना है और वह इंटरनेशनल पेंटिंग में अवार्ड पा चुकी है। तभी एडवर्ड बोलता है कि यह तो बहुत बड़ा अवार्ड है, अच्छी बात है। उसके बाद ये सारी बातें डेज़ी को पता चल जाती हैं, तो वह सोचती है कि यह सब बहुत गलत हो रहा है। मुझे पहले चेक करना चाहिए था कि प्रोफेसर मुझे किस कंपनी में भेज रहे हैं, और यह तो एडवर्ड की कंपनी है। अब मैं क्या करूं? तभी एलाइजा बोलती है कि क्या हुआ मम्मी, क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं? तो फिर डेज़ी बोलती है अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करूंगी तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए मुझे यह करना ही होगा। और फिर वह बोलती है कि तुम मेरी अच्छी बच्ची हो तो फिर यहीं पर रहना, मैं बस एक बिजनेस डील करके आती हूँ, तब तक तुम यहीं पर बैठी रहना और मेरा इंतज़ार करना, कहीं मत जाना। और फिर वह उसे एक फ़ोन दे देती है और बोलती है कि कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पक्का कॉल कर देना। तभी एलाइजा कहती है ठीक है मम्मी। डेज़ी वाइस प्रेसिडेंट से मीटिंग करने चली जाती है और उसको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो वह उसको कंपनी में रखने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वह सोचता है कि यह तो बिल्कुल डेज़ी की तरह दिखती है। तभी वह बोलती है कि नहीं, मैं तो टीना हूँ। आपको एक वीआईपी रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है, तभी एक आदमी की बहुत महंगी घड़ी गुम हो जाती है और उसे मिल नहीं रही होती है। तो वह इलाइजा के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर कहता है कि इस लड़की ने ही मेरी वॉच चुराई होगी। तो वह बोलती है कि मैंने नहीं चुराई, मुझे छोड़ दीजिए। तभी वह आदमी कहता है कि तुम छोटी सी बच्ची यहाँ पर वीआईपी रेस्टोरेंट में क्या करोगी? झूठ मत बोलो, तुमने ही चुराई है। लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है, और जब वह आदमी उसको थप्पड़ मारने वाला होता है तो एडवर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वह इलाइजा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर वह अपने असिस्टेंट से बोलकर सीसीटीवी चेक करवाता है, जिससे पता चलता है कि उस आदमी की वॉच उसने वॉशरूम में छोड़ दी थी। तभी एलाइजा मन में सोचती है कि ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं और मम्मी ने इनको बोला था कि ये तो डेविल अंकल हैं जो बच्चों को खा लेते हैं। तभी एडवर्ड बोलता है कि इस बच्ची से माफ़ी मांगो, और वह आदमी माफ़ी नहीं मांगता। तभी उसका दोस्त होता है कि माफ़ी मांग लो।
एडवर्ड थॉमस कंपनी का प्रेसिडेंट है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तभी वह आदमी माफ़ी मांग लेता है और फिर एडवर्ड होता है कि यहाँ से निकल जाओ। तभी एलाइजा उसके हाथों को छूने लगती है। तो फिर एडवर्ड पूछता है कि क्या हुआ। तो एलाइजा बोलती है कि आपने तो मुझे खाया ही नहीं, शायद मम्मी गलत बोल रही थी। तभी एडवर्ड हंसने लग जाता है और फिर एलाइजा बोलती है कि आपसे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, एकदम मम्मी की तरह। फिर एडवर्ड पूछता है कि तुम्हारी मम्मी किधर है। तो फिर वह बोलती है कि मेरी मम्मी कुछ बिजनेस करने जा रखी हैं और उन्होंने मुझे यहीं पर रुकने को बोला है। फिर किसी बच्चे को छोड़ दिया, यह तो अच्छी बात नहीं है। तभी वह एलाइजा को अपने साथ कंपनी लेकर चला जाता है, जहां सब देखते रह जाते हैं कि एडवर्ड सर की सॉफ्ट साइड भी है, वो किसी की बच्ची को गोद में ले आए हैं। तभी एडवर्ड एलाइजा के लिए दूध और चॉकलेट मंगवाता है और असिस्टेंट सोचती रह जाती है कि एडवर्ड सर के साथ कितना बुरा हुआ। फिर एडवर्ड एलाइजा को देखकर सोचता है कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वह भी आज इतनी ही उम्र की होती। एलाइजा एडवर्ड को बोलती है कि मुझे बहुत अजीब सा फील होता है जब सबके सब मुझसे दोस्ती नहीं करते, क्योंकि उन सब के पापा हैं और मेरे नहीं हैं। मम्मी ने कहा था कि मेरे पापा कब के मर चुके हैं, तो क्या आप मेरे पापा बनोगे? आप बहुत अच्छे हो। फिर एडवर्ड उसे हाँ बोल देता है और वह उसे अपना नंबर भी दे देता है ताकि वह उसे कभी भी कॉल कर सके। करके बोलती है कि जल्दी से फ्रंट डोर में आ जाओ, तो वह जाती है। तभी पीछे से एडवर्ड भी आ जाता है और डेजी ने अपना मुंह पूरा ढक लेती है जिससे एडवर्ड उसे पहचान न पाए। और वह बोलता है कि आपकी बेटी को आज कुछ लोगों ने परेशान कर दिया था, इसलिए आप उसका ध्यान रखा कर। अगले दिन एलाइजा का किंडरगार्टन में कुछ फंक्शन होता है जिसके लिए वह एडवर्ड को बुलाती है, लेकिन जब वह डेजी को साथ लेकर चलती है तो वह उसे भेज देती है और कहती है कि आप चले जाओ, आपका बहुत काम होगा। तो फिर डेजी चली जाती है और जब एडवर्ड आता है तो वह सोचता है कि आखिर इसकी मम्मी कितनी बुरी है जो काम की वजह से कभी इसके साथ नहीं आती। क्लास में जब टीचर पूछती है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, एलाइजा के तो पापा ही नहीं हैं, तो फिर एडवर्ड बोलता है कि वह मुझसे नाराज़ हो रखी है, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। खत्म हो जाता है तो फिर डेजी को एलाइजा की टीचर कॉल करके यह सब कुछ बता देती है। तभी डेजी एलाइजा से बोलती है कि तुम आखिर किसको अपना पापा बनाकर वहां ले गई थी और तुम उसे कांटेक्ट कैसे कर रही थी। तभी एलाइजा बताती है कि उसका नंबर उसके फ़ोन में है। जब डेजी कॉल करती है तो वह एडवर्ड की आवाज़ पहचान लेती है और एडवर्ड उसे बहुत डांटता है कि आपका जो भी काम होगा क्या आपकी बेटी से इम्पॉर्टेंट है, और उसको इतना बुरा लगता है कि उसके पापा नहीं हैं, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, कभी उस पर भी ध्यान दीजिए, और कॉल कट देता है। उसके बाद एलाइजा को उसकी मम्मी हग करके बोलती है कि काश मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिला पाती, क्योंकि मुझे डर है कि वह तुम्हें मुझसे छीन। उसके बाद विक्टोरिया एडवर्ड से कहती है कि तुम अपनी मम्मी से मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तुम्हारे पास कितनी बार आ गई हूँ, तुम्हें उनसे मिलाना क्यों नहीं है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बच्चा मरने की वजह से तुम उनसे नाराज़ हो, लेकिन क्या तुम अब उनको मरते हुए भी नहीं देखना चाहोगे? उनकी हालत बहुत ख़राब है। और फिर वह उसे एक रूमाल दिखाती है जिसमें कि बहुत सारा खून होता है और फिर वह बोलती है कि यह खून तुम्हारी मम्मी के मुंह से निकला है, अब तो तुम उनसे मिलने आ जाओ। तभी एडवर्ड बोलता है अपने असिस्टेंट को कि मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। यह सब कुछ पीछे से डेजी देख रही होती है और वह सोचती है कि एडवर्ड। उसके बाद एडवर्ड अपनी मम्मी से मिलने जाता है। तभी एडवर्ड की मम्मी के साथ मिलकर ज़बरदस्ती उनसे तबीयत खराब होने का नाटक विक्टोरिया करवा रही होती है ताकि एडवर्ड उनसे मिलने आ जाए। तभी एडवर्ड की मम्मी बोलती है कि मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो फिर एडवर्ड बोलता है अगर आप ठीक हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे मीटिंग में भी जाना है। लेकिन तभी वह उसे रोकती है और कहती है कि मैंने सपने में देखा कि तुम्हारी वाइफ और बेबी वापस आ चुके हैं। सभी एडवर्ड बोलता है कि आप अपना ध्यान रखिए, मैं अब जा रहा हूँ, और चला जाता है। तब विक्टोरिया की मम्मी को बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है तुम एक नंबर की यूजलेस औरत हो, मुझे लगा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। तभी एडवर्ड की मम्मी बोलती है कि तुम समझती क्यों नहीं हो, मैंने उसके बेबी और वाइफ को मार दिया है। तभी विक्टोरिया बोलती है कि चुप हो जाओ बुढ़िया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तभी एडवर्ड की मम्मी बोलती है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं ली थी कि मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। मैं रोज़ गिल्ट में रहती हूँ कि मैंने अपनी पोती को जान से मार दिया। उसके बाद विक्टोरिया किसी से कॉल करके बोलती है कि मुझे ड्रग्स चाहिए। एडवर्ड वाइस प्रेसिडेंट के साथ ड्रिंक करने बार में जाता है और फिर वह उसे बोलता है कि तुम कब तक खुद को इतनी सज़ा देते रहोगे, थोड़ा सा वाइन पीकर अपना गम भुला दो। तभी एडवर्ड की वाइन में ड्रग्स मिल चुके थे और फिर वह उसे पी लेता है। तभी थोड़ी देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और चला जाता है।
तभी वहाँ पर डेज़ी भी आ जाती है क्योंकि उसको उसके प्रोफेसर का कॉल आया था कि उनकी बेटी नशे की हालत में उधर है। लेकिन तभी डेज़ी एडवर्ड से मिल जाती है और फिर एडवर्ड उसे बोलता है कि तुम वापस आ गई, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। तभी डेज़ी बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ, तुम वजह हो कि मेरा बेबी मर गया। पहले तो वह वहाँ से जा रही थी, लेकिन फिर उसकी यह हालत देखकर डेज़ी उसे रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर ड्रग्स के असर की वजह से एडवर्ड और डेज़ी के बीच में इंटीमेट मोमेंट होता है। अगले दिन वह यह सब कुछ भूल जाता है। तभी वह देखता है कि एलाइजा की फ़ोटो वाली कीचेन वहाँ पर पड़ी हुई है, और फिर वह समझ जाता है कि उसके साथ ये सब कुछ एलाइजा की मम्मी ने किया है, जो कि टीना है। को कॉल आता है कि आपके साथ सारे कनेक्शन तोड़ दिए गए हैं और एडवर्ड ने आपके साथ खून ऑपरेशन तोड़ दिया है। तभी डेज़ी सोचती है कि अब वह मेरे साथ ऐसे बदला ले रहा है। तभी वह पूरा मुंह ढककर कंपनी में चली जाती है और फिर एडवर्ड को उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आपसे मिलने टीना आ रखी है। लेकिन एडवर्ड बोलता है कि उन्हें बोलो यहाँ से चले जाएं। उसके बाद डेज़ी बोलती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिल जाता। तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आता है और उसे एडवर्ड के कमरे तक लेकर जाता है। तभी एडवर्ड बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा क्योंकि तुम मेरे बेड तक आ गई, मैंने सोचा नहीं था। तभी डेज़ी बोलती है कि शायद आप भूल गए हो कि कल रात आपको ड्रग्स किसी ने दे दिए थे और मैं तो बस आपको सेफली आपके रूम तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन आपने ही मुझे फोर्सफुली ये सब करवाया। और फिर वह अपने गले में निशान भी दिखाती है। तभी एडवर्ड को याद आ जाता है कि उसने ही फोर्सफुली ऐसा किया था, लेकिन उसे याद नहीं आता कि वह डेज़ी थी और वो उसे एलाइजा की मम्मी ही समझ रहा था। तभी वह बोलता है कि तुमने अपना मास्क क्यों पहना हुआ है, इसे उतार दो। और फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे तो लगता है कि यही डेज़ी है क्योंकि ये अपना मुंह छुपा रही है और ये एकदम उसी की तरह दिखती है। मेरा यकीन मानो एडवर्ड। तभी डेज़ी बोलती है कि मुझे पोलन से एलर्जी है, इसीलिए ऐसा है। और फिर वह कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है कि अगर आपको ये खून ऑपरेशन तोड़ना है तो आपको मुझे 10 मिलियन। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि अब हम क्या करेंगे। तभी उसे एडवर्ड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रहा हूँ। तभी वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। तभी एडवर्ड बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब तुम्हारी एक बार वॉच खो गई थी तो मैंने कैसे ढूंढी थी। तो फिर वह बोलता है कि हाँ मुझे याद है कि तुम्हें उसकी खुशबू याद थी और तुम्हारी यह वाली स्किल बहुत अच्छी है कि तुम खुशबू से ही पहचान लेते हो कि कौन सी चीज़ अपनी है। तभी एडवर्ड स्माइल करने लग जाता है। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने डेज़ी की खुशबू पहचान ली है और तुम कह रहे हो कि टीना जो है वही डेज़ी है। तभी एडवर्ड कहता है हाँ ऐसा ही है। उसके बाद डेज़ी एलाइजा को लेने उसके किंडरगार्टन में जाती है और तभी वहाँ पर एडवर्ड भी आ जाता है, जिसे देख डेज़ी जल्दी से अपने मुंह पर मास्क लगा लेती है और उसके बाद एडवर्ड से एलाइजा मिलती है और खुश हो जाती है। तभी एडवर्ड डेज़ी के करीब आता है और उसकी कमर पकड़ लेता है। तभी वह उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी एडवर्ड बोलता है कि यहाँ पर सभी हैं इसलिए मैं ऐसा नाटक कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सबके सामने एक्सपोज करना चाहोगी। तभी वो लोग वहाँ से खाना खाने जाते हैं और फिर कार में वहाँ पर विक्टोरिया और एडवर्ड की मम्मी होती है और फिर वह बोलती है कि तुम्हें आखिर मुझसे डर क्यों नहीं लगता। तो एडवर्ड की मम्मी बोलती है कि मैं मर भी जाऊँ तो अच्छा ही है क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है अपने बेटे के बच्चे और उसकी पत्नी को मार के। तभी वहाँ से एडवर्ड डेज़ी और एलाइजा को जाते हुए देख विक्टोरिया शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर यह औरत कौन है जो एडवर्ड के साथ है और ये बच्ची कहाँ से आ गई। तभी एडवर्ड रेस्टोरेंट में डेज़ी के लिए सूप मंगवाता है जो डेज़ी 5 साल पहले खाया करती थी। एडवर्ड खुद किचन में जाकर वह सब बना रहा होता है और एलाइजा डेज़ी का मास्क उतार देती है और उसकी शक्ल एडवर्ड देख लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वह ऑलरेडी जानता था कि वही डेज़ी है। रेस्टोरेंट का ऑनर उसे बताता है कि जब आप प्रेग्नेंट थीं तो ये सूप सीखने खुद एडवर्ड यहाँ आते थे और अभी भी वो आपके लिए डिशेस बना रहे हैं। तभी डेज़ी किचन में एडवर्ड से मिलने चली जाती है और बोलती है कि तुम कब से जानते हो कि मैं वापस आ गई हूँ। तो वह बोलता है कि मुझे पता था। तभी डेज़ी बोलती है कि विक्टोरिया कहाँ छुपी हुई है, जल्दी उसे सामने लेकर आओ। तुम दोनों ये साजिश रच रहे हो ताकि तुम एलाइजा को मुझसे छीन सको, है ना। तभी एडवर्ड बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं है। तभी डेज़ी बोलती है झूठ मत बोलो, तुम मुझसे एलाइजा को छीनना चाहते हो और तुम भी उस दिन मेरे बेबी को मारने के लिए रेडी थे जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया था, है ना। तभी एडवर्ड बोलता है कि यह तुम्हें किसने बोला।
तभी डेजी बोलती है कि मुझे विक्टोरिया ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे तुमने मुझे उसके लिए बेबी पैदा करने के लिए मेरे साथ फेक केयर करने की एक्टिंग की, और तुम्हारा प्लान था कि जब मेरा बेबी हो जाएगा तब तुम मुझे उससे अलग कर दोगे और तुम दोनों उसके पेरेंट्स बन जाओगे। लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हारा बेबी 5 साल पहले मर चुका है और इलाइजा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। एडवर्ड बोलता है कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें और इलाइजा के साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ और मुझे विक्टोरिया से कोई मतलब भी नहीं है। तभी डेजी बोलती है कि झूठ मत बोलो और वहाँ से बाहर चली जाती है। विक्टोरिया पता लगाने के लिए फिर से एडवर्ड की मम्मी का इस्तेमाल करती है कि आखिर वह किसके साथ था। तभी वह उसे बुलाने के लिए एडवर्ड की मम्मी की हाथ की नस काट देती है और उसकी फ़ोटो एडवर्ड को भेज देती है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी के हाथ से खून आने लगता है। और फिर वह उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है और वहां पर उसे डेजी और एडवर्ड की बेटी इलाइजा मिलती है, जो उसके पास आकर बोलती है कि ग्रैंडमा आपको क्या हुआ है। तो एडवर्ड की मम्मी बोलती है कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल के लिए कॉल करवाओ। और फिर जब डेजी बाहर आती है तो वह देखती है कि वहाँ पर इलाइजा नहीं है। तभी वह एडवर्ड को बोलती है तो एडवर्ड कहता है कि चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। और जैसे ही वह बाहर जाते हैं वह देखते हैं कि डेजी टैक्सी ढूंढने के लिए जा रही होती है, लेकिन वह बीच रोड में आ जाती है जहाँ पर उसकी जान जाने वाली होती है। लेकिन उसकी ग्रैंडमा यानी एडवर्ड की मम्मी उसे बचा लेती है और खुद का एक्सीडेंट करवा देती है। तभी एडवर्ड अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी आपको कुछ नहीं होगा। तभी उसकी मम्मी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा और तुम्हारी वाइफ को भी। तभी एडवर्ड बोलता है कि आप चिंता मत करिए, वह दोनों अभी जिंदा हैं। और फिर वह डेजी और इलाइजा को दिखाता है और फिर उसकी मम्मी उन्हें देखकर बेहोश हो जाती है। फिर वह उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां पर उन्हें होश आता है और वह एडवर्ड को सब कुछ बताती है कि उन्होंने विक्टोरिया से एडवर्ड की शादी सिर्फ इसलिए कराई थी क्योंकि उसने मुझे अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई थी। लेकिन फिर एडवर्ड बोलता है कि आपको किसने कहा कि किडनी उसने दी थी? आपको किडनी मैंने दी थी और यह बात मैंने आपसे छुपाई थी और ऑपरेशन थिएटर में मैंने विक्टोरिया को भेज दिया था। ये सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही आपको नहीं बताया। फिर एडवर्ड की मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह इलाइजा के लिए हाथ ऊपर करती है और इलाइजा उन्हें ग्रैंडमा बोलती है और यह सुनकर एडवर्ड की मम्मी खुश हो जाती है और वहीं पर मर जाती है। इलाइजा फिर बेहोश हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि उसे तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए और वह बस उसके पापा से मैच हो रही थी। तभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें पक्का नहीं पता कि एडवर्ड बचेगा या नहीं क्योंकि उसने पहले ही एक किडनी की सर्जरी करवा दी है। आखिर में जब सर्जरी हो जाती है तब इलाइजा बच जाती है, लेकिन एडवर्ड को होश फिर भी नहीं आ रहा होता है। तभी वह लोग सभी उससे बातें करके उसे उठाने की कोशिश करते हैं और फिर एडवर्ड उठ जाता है और फिर वो तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और यह सीन देखकर वाइस प्रेसिडेंट भी इमोशनल हो जाता है और यहीं पर ड्रामा की एंडिंग एक परिवार के पूरा होने से हो जाती है।